नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि क्या होता है? संधि होता है, अगर हम आसान और सामान्य भाषा में समझे तो संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, तो किसका मेल? वर्णों का मेल। चलिए आगे परिभाषा से समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों का क्या होता है, दो ध्वनि या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, दो ध्वनि, ठीक है, या फिर दो वर्ण, दोनों के मेल से या फिर संधि से या योग से, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। विकार का मतलब क्या है? उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। ठीक है, मेल हो रहा है लेकिन साथ में क्या है, उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये महा प्लस ईश, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें बड़ा ई की मात्रा है, तो इनमें क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। कैसा विकार उत्पन्न हुआ कि ये दोनों मात्रा मिलकर क्या हो गई? एक ही मात्रा बन गई। तो इस मेल के साथ जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है, ये दोनों आप याद कर लीजिए। ये परिभाषा जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि कामता प्रसाद के अनुसार परिभाषा कौन, या फिर ये परिभाषा दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई है, कही गई है, तो ऑप्शन में आपके पास हो कामता प्रसाद, तो आप कामता प्रसाद को, ठीक है, सही करेंगे, चयन करेंगे उस विकल्प का। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, अर्थात उनका रूप क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। ठीक है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये बना संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से, ठीक है, ये दो वर्ण मिले, उनसे क्या बना? संधि। अब संधि विच्छेद किसको बोलते हैं? अगर आपके पास ये दिया हुआ है, अब आप इसको इस रूप में लेके आएंगे तो ये होगा संधि विच्छेद। ठीक है, अगर ये है और आप उसको इस रूप में ले जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग है दो वर्ण, उसको आप एक कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, तो ये होगा संधि करना। ठीक है, जोड़ रहे हैं तब। और अगर ये जुड़ा हुआ वर्ण है, आप उसको दो अलग अलग वर्ण बना रहे हैं, तो ये होता है संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए परिभाषा से देख लेते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ठीक है, क्या होता है संधि विच्छेद? संधि विच्छेद क्या होता है कि वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्वरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ क्या हुआ है? आ और ई वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होकर ए ध्वनि उत्पन्न हुई है और संधि का जन्म हुआ है। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना क्या होगा? महेश को महाईश, मतलब ये जो है, इन जिन योग से या फिर जिस भी प्रक्रिया से ये संधि हुआ है उसी प्रक्रिया को आप विच्छेद में वापस से लिखेंगे, तो ये होता है संधि विच्छेद। ठीक है, मनोबल, मनः, बल। ठीक है, गणेश, गण, ईश। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा भेद है। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ और आ, ई, उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ हो जाते हैं। कहने का क्या यहाँ पे तात्पर्य बन रहा है कि दीर्घ स्वर संधि, नाम से ही दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो अगर अ, ठीक है, ये इसको अ ले लेते हैं या फिर ई ले लेते हैं और ये उ, ठीक है, ये सब छोटा होता है। ठीक है, और ये इसका बड़ा रूप क्या होता है? अ का आ, ई का बड़ा ई, उ का बड़ा उ, इस तरीके से कहते हैं ना हम। ठीक है,
तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, अगर ये छोटा वाला भी आता है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वो किस में आता है, दीर्घ स्वर संधि में। जैसे कि अ और अ मिलके बनता है आ। ठीक है, मतलब दीर्घ हो गया। फिर अ और आ मिलकर भी आ ही बनेगा। और अगर पहले आ है बाद में आ है तो भी आ बनेगा, और आ मिलकर भी आ बनेगा। ठीक है, 4 जो है मेल होते हैं जिसमें सब में क्या आएगा, आपका दीर्घ ही आएगा, आ ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही ये वाले में देखिए, इसमें ई और ई मिलकर बड़ा ई बना। ठीक है, छोटा ई और छोटा ई मिलकर बना बड़ा ई। और क्या होगा कि बड़ा ई और छोटा ई मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। छोटा ई और बड़ा ई मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। और बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर भी बड़ा ई ही बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार छोटा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, ये सब दीर्घ स्वर संधि का आपका नियम है। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ये करना है कि अगर छोटा और बड़ा भी है तो भी बड़ा ही आएगा, दीर्घ होगा, और छोटा है फिर भी वो दीर्घ होगा। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ ही आना है। जैसे कि उदाहरण के साथ देखते हैं कि अन्न अभाव, ये न के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे भी अ है तो क्या हो जाएगा, वो आ की मात्रा बन जाएगा, तो अन्नाभाव। ठीक है, भोजन आलय, अब यहाँ पे न के साथ अ जुड़ा हुआ है और ये क्या है, आ की मात्रा है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, भोजन आलय होकर ये भोजनालय हो जाएगा। ठीक है, न के बाद आ की मात्रा आ जाएगी। उसी तरह विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्यार्थी, महा आत्मा महात्मा, गिरि इंद्र गिरीन्द्र। ठीक है, ये विद्यार्थी है, ये महात्मा है, ये गिरीन्द्र है, मही इंद्र महींद्र, गिरी ईश गिरीश, रजनी ईश रजनीश, भानु उदय भानुदय, वधु उत्सव वधुत्सव, भू ऊर्जा भू ऊर्जा। ठीक है, भूर्जा भूर्जा। ठीक है, भू ऊर्जा भूर्जा। ये किस नियम से ये सारे बने हुए हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब है गुण संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्या है ये, गुण स्वर संधि। चलिए देखते हैं क्या इसमें, यदि अ या आ के बाद ई या ई और ऊ या ऊ के ऊ मतलब रुकिए मैं अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर होता है। मतलब कि ये है कि आ है, ठीक है, आ है, अब इसके बाद यदि ई आता है, ऊ आता है, बड़ा ई बड़ा ऊ आता है, या फिर आता है ये। ठीक है, तो ये सब अगर आता है तो क्या हो जाएगा, वो क्रमशः क्या होगा वो बताते हैं। अगर ई आएगा आ के बाद तो ए हो जाएगा, यदि आ के बाद ई बड़ा ई आता है तो भी ए होगा, और आ के बाद छोटा ई आता है तो ए होगा, आ के बाद बड़ा ई आता है तो ए होगा, आ के बाद क्या आता है, ऊ आता है तो ओ होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अगर अ और आ के बाद ये ई वाला जो आता है, बड़ा ई और छोटा ई, ठीक है, तो क्या होगा, वो ए होगा। अगर अ या आ के बाद ऊ आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो वो ओ होगा। ठीक है, और यदि आ के बाद या आ के बाद आए री, ठीक है, इसको ऋषि बोलते हैं ना, तो ये क्या होगा, अर, ये आधा र आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ। देव इंद्र, ठीक है, ये ई आया है और यहाँ पे आ है व के साथ, तो ये हो गया देवेंद्र। गढ़ ईश, ठीक है, देखिए यहाँ पे न के साथ अण के साथ क्या है, अ है। ठीक है, तो उसके साथ बड़ी ई जब हुआ तो वो हो गया ए, तो गणेश। यथा इष्ट यथेष्ट, रमा ईश रमेश, वीर उचित वीरोचित, ओ की मात्रा हो गया अ और ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ की मात्रा हो गया। ठीक है, जल उर्मी जलोर्मी, महाउत्सव महोत्सव, गंगा उर्मी गंगोर्मी, कड़ ऋषि कड़ ऋषि, महर्षि महर्षि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि
स्वर संधि। ठीक है, तो जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए तथा यदि, एक मिनट, दीर्घ स्वर संधि में कैसे याद किया हमने कि दीर्घ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दीर्घ आएगा। ठीक है, इसका यही नियम याद किया हमने कि अगर लघु और दीर्घ दोनों साथ हैं तो आपका आंसर क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, उत्तर आपका दीर्घ आएगा। गुण स्वर संधि में क्या करना होगा आपको याद करने के लिए कि ये याद करना कि आ और आ जो है अगर ई वाले के साथ मिलता है, छोटा ई बड़ा ई के साथ मिलता है तो वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और अगर अ और आ दोनों अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ मिलता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उनके गुण में परिवर्तन हो जाएगा, गुण स्वर संधि, तो उनके गुण में परिवर्तन हो जाएगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये अ और ई क्या हो गया, पूरा विपरीत होकर क्या बना, ए बना। ना ही वो अ बना और ना ही ई बना, क्योंकि मान लीजिए इसका गुण है अ और आ की मात्रा। ठीक है, इसका गुण है ई और बड़ा ई की मात्रा, लेकिन इन दोनों का गुण चेंज होकर क्या बना, ए आ गया। ठीक है, तो ये गुण चेंज हो गया, गुण में परिवर्तन हो गया। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये गुण स्वर संधि में आएगा। ठीक है, अब है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसमें क्या होगा, अ और ए। ठीक है, ऐसे परिभाषा पढ़ने से समझ नहीं आता, जितना आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इसलिए मैं परिभाषा नहीं पढ़ रही हूँ, उसमें वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अ और ए मिलकर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अ और ए मिलकर भी ए होगा, वृद्धि। अच्छा, इसमें वृद्धि हो रही समझिए। ठीक है, ये मान लीजिए इसमें आपको ये वाला लाइन नहीं देखना है, आपको देखना है ये वाला लाइन। ठीक है, तो इस लाइन में अगर आप देखें तो क्या है, छोटा ए है। ठीक है, उसमें अगर अ मिला तो वो बड़ा ए हो गया, मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये छोटा ए से बड़ा ए बन गया, मतलब क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ, तो ये आएगा वृद्धि स्वर संधि में। ठीक है, उसी तरीके से बड़ा ए अगर अ के साथ मिले तो भी बड़ा ए आएगा, आ अगर ए के साथ मिले तो भी बड़ा ए आएगा, और आ अगर ए के साथ मिले, बड़ा ए के साथ, तो भी बड़ा ए आएगा। ठीक है, वैसे ही है, अ अगर ओ के साथ मिले तो बड़ा अ आएगा, मतलब अ हो जाएगा। आ अगर ओ के साथ मिले तो अ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें बड़ा ए आएगा, इसमें बड़ा ओ आएगा, आएगा सिर्फ यही, लेकिन क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको वृद्धि स्वर संधि कह सकते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, एक एक, एक एक। ठीक, और परम ईश्वर, परमेश्वर, सदा एव, सदैव। ठीक है, ये मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसलिए वृद्धि स्वर संधि आप इसे कह सकते हैं। स्वर में वृद्धि हो रही है इसलिए वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, महा ऐश्वर। ठीक है, महा ऐश्वर्य तो महेश्वर, परम ओज, परमोज, महा ओजस्वी, महोजस्वी, और वन औषध, वन औषध, वनौषध, महा औषध, महौषध। ठीक, अब है यड स्वर संधि। ठीक है, यड स्वर संधि, इसे कैसे याद करेंगे, जब क्या होगा, यदि ई या ई, ऊ या ऊ। ठीक है, ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई जो क्या होगा, बड़ा ई हो जाएगा। ई का या, और अच्छा, छोटा ई और बड़ा ई क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आधा व, और जो री है वो आधा र हो जाता है, तो साथ में ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा या व और र में लग जाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ, तब ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे कि ई और अ। ठीक है, ई और अ मिलके क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं या हो जाएगा। ठीक है, और ई और आ मिलके या हो जाएगा, ई और आ मिलके या हो जाएगा। अच्छा, अच्छे से बताते हैं। देखिए, ये अभी पहले ई का देखिए। ठीक है, ई यहाँ तक है ई का। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये है ना, अब बाद वाली जो इसकी अ है, तो क्या हो गया, उसका मात्रा लग रहा है और साथ में वो या में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बड़ा है, मतलब आ है, तो इसमें क्या हो गया, या के साथ आ की मात्रा लग गया। ठीक है, छोटा ई हो बड़ा ई हो। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लग गया। अब इसमें ऊ है तो क्या हुआ, या बना और छोटा ऊ की मात्रा लग गया, क्योंकि ऊ है। अब बड़ा ऊ है इसलिए बड़ा ऊ की मात्रा,
ए है इसलिए ए की मात्रा। अब है उ के साथ अगर अ हो तो वो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और यदि उसमें आ की मात्रा हो तो वा बन जाएगा, ए हो तो वे बन जाएगा, और ई हो तो वी बन जाएगा, और जो ये री है इसमें आ जब होगा तो वो रा बन जाएगा, और अ होगा तो रा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। इसमें एक छूट गया है, आप लिख लीजिए, 1 मिनट। तो ये र बन जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण के साथ देखते हैं, अति अधिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, ई की मात्रा है, इसमें अ है, तो इन दोनों को मिलकर क्या बना, ई और अ मिलके बना य। तो अति अधिक से हो गया अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक। अब बोलेंगे इसमें क्या होगा, यड़ स्वर संधि। आप नाम में ही देखेंगे तो ये आधा जो रहता है ना, कोई भी शब्द उस वर्ण उसका निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो ये लास्ट वाला पहले वर्ण का लास्ट पहले शब्द का लास्ट वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अत्यधिक, इति आदि इत्यादि या जब बना तो ये जो त है ये क्या हो गया, आधा हो गया। नदी आगम, तो नदगा, ये लिखाएगा कैसे, नद, एक मिनट ना, नद अगम, नदागम, नदागम। ठीक है, नदागम। ये कैसा लिखाएगा, ये हो जाएगा नद या गम। ठीक है, क्योंकि यह हो जाएगा, है ना, मैं ये भूल रही थी कि ई के साथ आ मिला है तो वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, तो ये या यहाँ जुड़ा और ये द आधा हो गया, नद या गम। ठीक है, ये गम, नद्यागम। ठीक है, नद्यागम। ठीक है, अति उत्तम, अति उत्तम का क्या हो जाएगा, उत्योत्तम, अत्युत्तम, है ना। और अति उष्म, अत्युष्म। प्रति एक, प्रत्येक। शु अक्ष, स्वच्छ। सु आगत, स्वागत। और अनुएषण, अन्वेषण। अनु इति, अन्विति। और पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो पहले शब्द का आखिरी वर्ड है, जो मतलब वर्ण है, वो क्या हो रहा है कि आधा हो जा रहा है, और ये साथ में मिलकर य हो गया। ठीक है, ये साथ में मिलकर ए हो गया, और ये साथ में मिलकर क्या हो गया, रा हो गया। ठीक, इस तरीके से आपका, सॉरी यहाँ पे व हो गया ना, प्रत्येक, प्रत्येक, अच्छा व हो गया। अच्छा ठीक है, ये ए की मात्रा जुड़ा या के साथ। ठीक है, और ये क्या हुआ, या, और कहीं पे यू, इस तरीके से हुआ। और ये हो गया सु, जो उ और अ मिलके क्या हुआ, व हो गया। ठीक है, अ और उ मिलके व हो गया। ठीक, और ये आखिरी वाला रा हो गया। इस तरीके से ये है यड़ स्वर संधि, जिसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए, कि ये नाम देखना आप, यड़, इसमें नाम में ये इस तरीके से अगर लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें जो है ये आखिरी वर्ण जो है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ई के साथ जो मिला हुआ शब्द है, ये वर्ण है, वो क्या हो जाएगा, य के रूप में परिवर्तन होगा, और साथ में जो मात्रा होगी उसका मात्रा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो स्वर होगा उसका मात्रा लगेगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब है अयादि संधि। अब देखते हैं ये अयादि संधि क्या है। यदि छोटा ए या बड़ा ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए या ए का आय हो जाता है तथा ओ का अ और औ का अव हो जाता है। ठीक है, ए और अ मिलकर क्या बनेगा, बोल रहे हैं, अय बनेगा। ठीक है, और बड़ा ए और अ मिलकर आय बनेगा, ओ और अ मिलकर अव बनेगा, औ और अ मिलकर आओ बनेगा। ठीक है, अव, आओ, अय, आय। ठीक है, मात्रा के हिसाब से मात्रा यहाँ पे लगती गई है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, अयादि संधि।
अयादि संधि को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसमें सामने में क्या है, अय है ना, सामने में क्या है, अय, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो ये अयादि स्वर संधि में आएगा। ने अयन, इसमें क्या हो रहा है, ए और अ मिलकर क्या बन रहे हैं, अय बन रहे हैं। ठीक है, तो न यन, ठीक है, ना के साथ अ है इसलिए न यन, साथ में यन जुड़ा। ठीक है, नए अक नायक, आय जुड़ा। पो अन पवन, अव जुड़ा। प अक आव जुड़ा तो पावक। ठीक, ये हो गया आपका अयादि संधि। अब है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार में होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सा भी व्यंजन है, ठीक है, मान लीजिए क है, ठीक है, यहाँ पे अब या तो कोई सा भी स्वर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई सा भी व्यंजन हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर उसके मेल से, यहाँ पर स्वर या व्यंजन जो भी है उसके मेल से होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इसकी ध्वनि और इसकी ध्वनि जब आपस में मिलती हैं, ये तो व्यंजन ही रहेगा, पर ये स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इस विकार को होने वाली विकार को हम क्या कहते हैं, संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। समझ आया क्या होगा व्यंजन संधि में? फर्स्ट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। दूसरा आपका स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। ठीक है, सॉरी, यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण आता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण आता है, क च ट त प, ठीक है, तो के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व या कोई स्वर आए, तो के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग ज हो जाता है। अच्छा देखिए, क ख ग, तीसरा वर्ण क्या है, ग, तो वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगर क के बाद क्या आए, स्वर आए, ठीक है, क के बाद एक मिनट अच्छे से बताते हैं इसका। ठीक है, इन 5 संख्या, ठीक है, क च ट त प, ठीक है, ये वर्ण है। ठीक है, इसका एक क्या होता है, वर्ण होता है। वर्ण कैसे, क के बाद क्या आएगा, क ख ग घ, ठीक है, ये क्या होता है, एक ग्रुप है, समझिए, एक समूह है। ठीक है, ये क का समूह, ये च का समूह, ट का समूह, त का समूह, प का समूह, इस तरीके से। तो इन 5 के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, ठीक है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या फिर आपको आए, क्या आए, या य र ल और व, ठीक है, इन 5 में से कुछ आए अगर क के बाद, ठीक है, 5 में से कुछ आए, या फिर कोई स्वर आए, या फिर ये जो क ख ग घ है, ठीक है, मान लीजिए इनमें से, और ये साथ में ये भी होता है, ठीक है, इनमें से जो तृतीय और चतुर्थ वर्ण है कौन सा है, ग और घ, ग और घ आए, ठीक है, या फिर ये 5 में से कुछ आए, या फिर स्वर आए, ठीक है, तब क्या होगा, जो क च ट त और प है के स्थान पर, मतलब इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, उन्हीं के वर्ग का, जैसे कि उन्हीं का वर्ग क्या है, क का वर्ग ले रहे हैं हम, तो इनके वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय, जो तृतीय वर्ण है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तृतीय वर्ण सबका याद कर लीजिए, क्योंकि तृतीय वर्ण ही आपका उत्तर आना है, इसलिए जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजिए। ग ज, ठीक है, च का क्या होगा तृतीय वर्ण, ज, और ट का होगा ड़, और त का होगा द, और प का होगा ब। ठीक है, तो ये तृतीय वर्ण हो जाता है। अब उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने अच्छे से बता दिया है कि क वर्ग का, ठीक है, अगर साथ में क्या हो कि ये जो आपका 5 दिया हुआ है ये हो, ठीक है, या फिर कोई स्वर हो, या फिर इसी के वर्ग का तीसरा या चौथे नंबर का वर्ण हो,
तब क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इस क वर्ण का जो तीसरा वर्ण है वो उसमें बदल जाएगा। ठीक है, संधि होने के बाद देखते हैं, जैसे वाक, क है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या आया, ई क्या है, स्वर, तो क्या हो गया, वागीश। ठीक है, ग में बदल गया, दिक, और ग कहाँ से आया, तीसरा वर्ण। ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण हो सकता है क के साथ, ये आपका नियम है। ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण, तो ग आया, तो क्या हो गया, एक और ग जुड़ेगा, क्योंकि इसके नियम के हिसाब से क्या होगा, वो ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो दिग्गज। ठीक है, क के साथ द लगा है। ठीक है, क के साथ द लगा है, तो क्या हो जाएगा, वागदान। क्योंकि द यहाँ पे है, वागदान। ठीक है, और सतवाणी, त के साथ व लगा है। ठीक है, सतवाणी, तो ये व यहाँ से लिया गया है, त लगा है तो सदवाणी हो जाएगा, वो बदल जाएगा द में। ठीक है, क्यों द में बदलेगा, क्योंकि त का जो तीसरा वर्ण है वो द है, और ये क का तीसरा वर्ण था ग, इसलिए ये ग में बदलते गया, ये द में बदला। च के साथ अ जुड़ा है। ठीक है, अंत, अच अंत, तो ये हो जाएगा अजंत। क्यों, क्योंकि इसका जो है तीसरा वर्ण च का वो ज है। अब ईंधन, तो ये ब में बदल जाएगा। ठीक है, तत्रूप, त्रदूप, ये द में बदलेगा। जगत आनंद, जगदानंद। ठीक है, जगदानंद। शब्द, शब्द। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्या हो, किसी भी वर्ण का, ठीक है, किसी भी वर्ण का इन पांचों का, ठीक है, इन पांचों के बारे में बात हो रहा है। इसमें व्यंजन संधि में आपको इन्हीं का उदाहरण मिलेगा। ठीक है, ये पांचों वर्ण जो हैं के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है। किसी वर्ण का मतलब क के बाद च के वर्ण का भी तृतीय आ सकता है, ट के वर्ण के बाद का भी तृतीय आ सकता है, और त के वर्ण का भी तृतीय आ सकता है, और प के वर्ण का भी तृतीय वर्ण आ सकता है। ठीक है, तो यदि क के साथ किसी भी इन पांचों में से किसी भी वर्ण का तृतीय वर्ण आता है, जैसे कि तृतीय वर्ण क्या है, ग, ज, ड़, द, ब। ठीक है, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण दोनों अगर आता है, तब इसके बाद, ठीक है, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, इन पांचों में से किसी के भी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, या फिर आएगा आपका स्वर, या फिर आएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या, य, र, ल और व। ठीक है, इन अगर ये पांचों आए आपके, व है यहाँ पे, ठीक है, या फिर स्वर आए आपके, या फिर किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण आए, तीसरा या फिर चौथा वर्ण है, तब क्या होगा, वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ग, ज, ड और द और ब में। लेकिन कैसे परिवर्तन होगा, जिस भी वर्ण का है, मान लीजिए क है, ठीक है, क है, तो वो किस में परिवर्तन होगा, इसके वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। ठीक, यदि वह च है तो किस में परिवर्तन होगा, इसके वर्ण के तीसरे में परिवर्तन होगा, अर्थात वह ज में परिवर्तन होगा। ठीक है, आंसर इसका किस में परिवर्तन होगा, ज में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद न या म आए, ठीक है, जो ऊपर वर्ण दिया था इनके बाद ही यदि न या म आए, या ठीक है, क, च, ट, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात, अच्छा ठीक है, इसको मैं अच्छे समझाती हूँ। ठीक है, ये वर्ण है, इनके बाद यदि क्या आता है, न आता है या फिर म आता है, तब क्या होगा कि ये अपने ही, जैसे क है तो ये अपने ही पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, में बदल जाएगा। ठीक है, और यदि च है तो वो अपने ही पंचम वर्ण, ठीक है, किस में बदल जाएगा, ठीक, इस तरीके से बदल जाना है इसका। चलिए ठीक है, जैसे कि वाक, ठीक है, ये क है, क वर्ण का जो जितना भी रहेगा उसको देखेंगे, तो ये क्या हो गया, म आया इसमें, तो क्या हो गया, वामय। ठीक है, षटमास, षण्मास हो गया। ठीक है, जगतनाथ, जगन्नाथ, ना में बदल रहा है। ठीक है, सब ना उच्चारण होता है इनका, तो ये न में बदलते जा रहा है, लेकिन किस में, अपने ही वर्ण के में। ठीक है, अब है तीसरा नियम, यदि
माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, ठीक है, तो माँ जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। यदि माँ के बाद, ठीक है, यदि माँ दिया हुआ है उसके बाद क्या आए, स्पर्श व्यंजन या आए, तो माँ जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का क्या होता है, क मान लीजिए जुड़ा है तो इसके वर्ग का क्या होगा, पंचम वर्ण या फिर अनुस्वर हो जाता है। देखते हैं, जैसे अहम, माँ के साथ क जुड़ा है तो इसका पंचम वर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया अहंकार। किम के साथ मतलब यहाँ पे माँ है और उसके साथ क्या जुड़ा है, चित्त अर्थात च जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी पंचम वर्ण क्या होता है, च का, किंचित, ठीक है। उसके बाद समगम, संगम हो गया, समतोष, संतोष हो गया, ठीक है। अपवाद क्या है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, समकृत, ठीक है, अगर समकृत है तो ये हो जाएगा संस्कृत, ठीक है, इसमें आधा स बन गया तो ये अपवाद है। समकृति तो ये क्या हो जाएगा, संस्कृति, ठीक है, ये दोनों अपवाद हैं, ठीक है। यदि म के बाद ये सारे शब्द आते हैं जो क्या हैं, र, य, र, ल, व, श, श, षटकोण का वाला है ना, और स और ह, ठीक है, ये सारे आपके वर्ण में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे म के साथ यदि य है तो क्या हो जाएगा, संयोग। सम के स्थान पर म के बाद र है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संरचना। और वह है तो संवाद, ह है तो संहार, अनुस्वार लग रहा है, ठीक है। रक्षण, संरक्षण, लग्न, संलग्न, वत, संवत, सार, संसार, ठीक है। यदि, अब पांचवा नियम है, यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है, ठीक है। जैसे त के बाद ल है तो ल में बदल के क्या हुआ, उल्लास, द के बाद ल है तो उल्लेख, ठीक। यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द ज में बदल जाता है, ठीक है, ये नियम है। तो त के बाद यदि ज है तो वो ज में बदल जाएगा, यदि द के बाद ज है तो वो ज में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे सज्जन हो गया, उज्झटिका हो गया, ठीक है। त या द के बाद श हो तो त या द का च और श का छ में हो जाता है। जो त या द होता है वो च में बदल जाएगा और श जो है छ में बदल जाएगा। जैसे श्वास, ठीक है, तो उच्छ्वास हो जाएगा, स जो है छ में बदल गया। शिष्ट, उच्छिष्ट, शास्त्र, उच्छ्वास, ठीक, उच्छ्वास, ठीक। अगला देखते हैं, यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है। जैसे उच्चारण, उच्चारण, सच्चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। यदि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी 5 या 10 नंबर का है तो आपको इतना डिटेल से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और मेन जो है वो देख लीजिए। इतना डिटेल से नियम नहीं देखने का ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो आपको आसानी होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही रटने नहीं बैठिएगा। यदि त और द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है। जैसे च है द के बाद तो क्या हो जाएगा, वो च हो जाएगा, उच्चारण। त के बाद च है तो उच्चरित्र, ठीक है। द किस में बदल गया, च में बदल गया, ठीक है। त या द के बाद यदि ह हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, द, और ह के स्थान पर ध हो जाएगा, ठीक है। द के बाद यदि ह है तो क्या हो गया, तद्धित, तद्धित, ठीक, ध हो गया ना। और उद्धार, उद्धार, ठीक। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। जब, अब 10वां नियम, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, मतलब आधा च और छ हो जाता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे स्वर लगा है, ठीक है, ऊ, न के साथ ऊ लगा है और यहाँ पे छे अच्छा है, ठीक है। तो अनुच्छेद, तो क्या हो जाएगा वो आधा च और छ में बदल कर क्या हो गया अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। परिच्छेद, परिच्छेद। आच्छादन, आच्छादन, ठीक है। 11वां नियम बोलता है यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को जोड़कर कोई अन्य स्वर छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर श हो जाता है, ठीक है। अ और आ को छोड़कर यदि कोई और स्वर आए, जैसे यहाँ पे ई है और यहाँ पे स है, तो दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, यहाँ पे इसके स्थान पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभि प्लस सेक, तो अभिषेक। वि सम, विषम। नि सिद्ध, निषिद्ध। शु सुस्ति, अशु शुप्ति, ठीक है, तो सुषुप्ति। अगला नियम बोलता है रि र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा या ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न ण हो जाता है। जैसे कि र के बाद अ आया है तो वो क्या हो जाएगा भरण। श के बाद अ आया है तो भूषण, ठीक है। माँ के बाद अ आया है तो रामायण हो गया, राम अयन, रामायण। अंत में आने वाला जो न है वो क्या बदल रहा है, रा में बदल रहा है, ठीक है, रामायण। प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। अब है हम तीसरा प्रकार का संधि में पहुंचे जिसको बोलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग, इसे हम क्या करते हैं, विसर्ग संधि की पहचान हम इससे करते हैं, ठीक है। विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। इसमें स्वर और व्यंजन के विकार से जो उत्पन्न होगा उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ नियम देख लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आता है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों मिलाकर दोनों का विकार हो जाता है। पूर्व में भी अ है विसर्ग के पूर्व और बाद में भी अ है, ठीक है। जैसे कि ये विसर्ग है, ठीक है, ये इसके पहले न के साथ अ जुड़ा हुआ है और बाद में भी इसके अ है, तो क्या हो जाएगा वो विसर्ग, दोनों का विकार हो जाता है, ठीक है। ये विकार करने के बाद संधि होने के बाद क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। जैसे मना अविराम, मनोविराम। यश अभिलाषा, यशोलाषा। मना अनुकूल, मनोकूल। अगला जो नियम बोलता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो, ठीक है। विसर्ग के पहले अ है और बाद का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः एव, तो क्या हो गया अतएव। और यश इच्छा, यश इच्छा। यदि अ हो तो विकार होगा, मतलब लोप होगा, और यदि अ नहीं है तो विकार नहीं होगा, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि ये जैसा है वैसे ये विसर्ग जो है ये गायब हो जाएगा और ये बाकी ऐसी का ऐसी लिखा जाएगा, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले अ के तथा बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे कि तपह है और वन है, ठीक है, तो व आया तो वो क्या हो जाएगा ओ में बदलेगा, तपोवन हो जाएगा, ठीक है। अधगामी, अधोगामी। और वयः वृद्ध, वयोवृद्ध। अततः गत्वा, अतोत गत्वा। मनः विज्ञान, मनोविज्ञान। अगला नियम बोलता है यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे आयुर्वेद, ठीक है, तो इसमें क्या है, यह है किसके बाद, ये क्या बोल रहा है कि ये जो विसर्ग है इसके बाद वह हो, ठीक है, ये वह हो, ये वह हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो र में बदल जाएगा, तो ये आयुर्वेद हो गया। ज्योति के बाद ये अगर
इसमें साथ में म है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण हो किसी भी वर्ग का तो वो भी र में बदलेगा, तो ये ज्योतिर्मय हो गया। विसर्ग के बाद यदि द है तो वो भी किस में आएगा आपका, चतुर्थ या पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण में, ठीक है। तो वो हो जाएगा चतुर्दशी, आशीर्वचन, आशीर्वचन, धनु धारी, धनुर्धारी, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है तो विसर्ग श हो जाता है। पुनः च, पुनश्च, तपः चर्या, तपश्चर्या, यशः शरीर, यशश्च शरीर, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तो बाद में त या दंत श आता है तो विसर्ग श हो जाता है। जैसे पुरः सर, पुरस्सर, ठीक है, आधा श जुड़ गया इसमें। नमः ते, नमस्ते, मनः ताप, मनस्ताप, ठीक है। विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो उसके बाद क ख ग क ख प वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे कि आवी, ठीक है। तो ये क्या है, पहले ई की मात्रा है इसमें, उसके बाद आया क, तो ये क्या हो जाएगा, आविष्कार, आधा श हो गया, ठीक है। चतुष्पाद, चतुष्पद, चतुष्पद, बहिष्कार, बहिष्कार, ठीक है। संस्कृत में दु, निह उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इसके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है, ठीक है। तो ये आपका संधि खत्म होता है। यहाँ पे ये संधि से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, इसका आप अभ्यास ज़रूर करिएगा। संधि किसको कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, या शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, या उपयुक्त सभी को। तो किसको बोलते हैं, दो वर्णों के मेल को, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि होते हैं आपके 3 प्रकार के, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है, ठीक है। तो गिरीश, परोपकार, मतेक्य, संतोष, तो किसमें आपका स्वर संधि नहीं है, संतोष में, ठीक है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा यशोगान, यशगान, यशगान या यशः गानः। अभी मैंने आपको ये बताया है, इसमें होगा यशः गान, इसमें क्या हो गया, ये विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। क्या करना है आपको, संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प जानना है आपको, ठीक है। छांटने से शब्द अर्थ, ठीक है। क्या हो गया आपका, शब्द अर्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ, आपको संधि करना है, ठीक है। शब्दार्थ, शब्दार्थ, ठीक है। तो द के साथ अ मिला तो ये क्या हो जाएगा, अ के साथ अ मिला तो वो हो जाएगा शब्दार्थ, ठीक है। गज इंद्र, क्या हो जाएगा, गजेंद्र, गजिंद्र, गजेंद्र, गज इंद्र, तो ये हो जाएगा गजेंद्र, ठीक है। ये हो जाएगा गजेंद्र, ठीक है। अगला है प्रति उत्तर, इसका संधि करिए, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर और प्रत्युत्तर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रत्युत्तर, ठीक है। ई की मात्रा और उ मिलकर क्या बना, यहाँ पे य बना, ठीक है। और लेकिन उ की मात्रा तो ये हो गया यू, तो प्रत्युत्तर, ठीक है। साथ में ये किसका उदाहरण है, यड स्वर संधि का, ठीक है। सुआगत, सुआगत में आप इसका संधि करें, सुआगत, सुआगत, स्वागत, स्वागत, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा स्वागत, ठीक है। अगला है कवि इच्छा, तो इसका संधि करेंगे कविच्छा, क्वेच्छा, काव्यच्छा और कविच्छा। तो इसका संधि करने पे क्या होगा कि जो छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई, तो ये हो जाएगा कविच्छा, ठीक है। ये आपके लिए है, आप इसको हल करिए, ठीक है। मतलब आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा।